आशीष केलकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ से सुनील जैन जी निर्मल बैंक से हमारे साथ मौजूद हैं और अब विवेक महाजन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं एबी मनी से। विवेक जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 31 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ एसजेएक्स निफ्टी में शो हो रही है, 9400 के लेवल के पार है। मार्केट्स ऑलरेडी सर ऊपरी स्तरों पर दबाव झेल चुके हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप कॉस्ट में बल्कि ज्यादा बिकवाले हुए इंडेक्स हैवीवेट्स के मुकाबले। अब आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यहीं से कुछ टर्न अराउंड होता हुआ नजर आएगा या फिर हम अब वेट करें निचले स्तरों के लिए? देखिए, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली दी करेक्शन इज ऑफरिंग वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। यस, इफ यू आर अ ट्रेडर you need to be cautious in the marketplace. The correction that we have seen is pretty healthy. We have been maintaining that the structural reforms that the country is seeing, or lot of reforms which are unparalleled in the country's history, whether it is DBT, financial inclusion, GST, all this will take the country to a new trajectory altogether. The inflow, both जो domestic inflow है और बाहर का inflow will continue to be robust और liquidity driven rally चलता रहेगा। नॉट ओनली दैट, अभी जो हम मॉनसून प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, वेदर 100% बाई IMD और 105% बाई ए इंटरनेशनल एजेंसी, दैट गिव्स न्यू लेग टू द रैली। Already we are seeing the inflation, that is CPI, at 2.99% for the month of April. अगर मानसून अच्छा आता है, Rabi crop has already been good. There is no reason why the inflation will not remain subdued, and that creates a possibility of another 25% rate cut in next 2 to 3 months time. So net we are very positive. Short term में maybe the volatility may last for some more time, but we do not see significant downside as far as the market is concerned, and the people sitting on cash should start investing in the marketplace with the immediate effect. ठीक है, तो मिस्टर महाजन का व्यू ये है कि इस तरह से बहुत ज़्यादा डाउनसाइड इनको नहीं लग रहा है। वॉलेटाइल मार्केट यहाँ से नियर टर्म में हो सकता है, लेकिन आज के सेशन में जो जहाँ शॉर्ट कवरिंग आएगी वो पॉकेट्स तो फोकस में रहेंगी, साथ ही साथ डिफेंस और शुगर स्टॉक्स, इन दोनों पर भी आपको नजर रखनी है क्योंकि कैबिनेट की कल बैठक हुई है, कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन तो FIPB को खत्म करने का अप्रूवल मिला है कैबिनेट का। बजट में इसका अनाउंसमेंट किया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा भी है कि जहां सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत होगी वहां पर गृह मंत्रालय का रोल एक्टिव हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिया गया है वो लिया गया है डिफेंस सेक्टर के लिए। अब जो घरेलू कंपनियां हैं डिफेंस क्षेत्र में, वो विदेशी फर्म्स के साथ करार कर सकती हैं, यानी सरकार ने डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी को अप्रूवल दिया है। अब इसके तहत 4 सेक्टर होंगे जहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए जिनको चुना गया है, यानी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 4 हिस्सों में बांटा गया है। तो बेनिफिशियरी रहेंगी डोमेस्टिक डिफेंस कंपनियां, इन पर आपको नजर रखनी, जैसे कि एस्ट्रा माइक्रो हुआ, रिलायंस डिफेंस हुआ, वालचंद इंडस्ट्रीज, LNT, BEML, BEL, इन सभी शेयरों पर आज के सेशन में आप ध्यान दे सकते हैं। और तीसरा बड़ा डिसीजन जो लिया गया है वो शुगर क्षेत्र के लिया गया है, स्पेशली किसानों के लिए, क्योंकि गन्ने का जो FRP है उसको बढ़ा दिया गया और इसे बढ़ाकर 25 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर इसको अब 255 करने का अप्रूवल मिला है। ये अनएक्सपेक्टेड लाइन से सभी डिसीजंस आए हैं, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने का क्या कहना है इन डिसीजंस पर, एक बार वो सुन लेते हैं। दूसरा प्रपोजल जो मंत्रिपरिषद के सामने महत्व का था वो FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को समाप्त करने का था। इस साल के बजट में ये घोषणा की गई थी और FDI सेक्टर में उदारीकरण की नीति के बाद अधिकतर FDI जो देश में आ रही है वो ऑटोमेटिक रूट से आती है और लगभग 90% से आगे, अगर मैं पिछले 3 साल के आंकड़े लूं तो 91% to 95% of FDI has been coming through the automatic route. मिस्टर महाजन, ये डिफेंस स्पेस में भी आपकी चॉइसेस हैं क्या? आज के सेशन में एक बार फिर से ये स्टॉक्स एक्टिव हो सकते हैं, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये बड़ा डिसीजन है जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अप्रूवल मिला है। लेकिन किन स्टॉक्स को आप चेस करना चाहेंगे जिनको आपको लगता है कि सीधे बेनिफिट करेंगे इस डेवलपमेंट से? देखिए, डेफिनेटली द स्टेप इज इन द राइट डायरेक्शन, सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव फॉर द डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर। उसमें सम रूल्स हैव बीन लेड डाउन
like one company cannot one company can have only one major strategic tie-up so as to avoid the monopoly. A lot of companies will stand to benefit. The companies which have got a significant capability and have a potential to scale up to a different level altogether will be some of the immediate beneficiaries. जो स्टॉक हम देख रहे हैं ऑफ कोर्स इसका नियर टर्म में बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जो ये बेनिफिट आएगा वो लैग इफेक्ट से ही आएगा. तो आज शायद आपको गैप अप ओपनिंग दिखाई दे. सम ऑफ द स्टॉक्स टू फोकस include solar industries. They are into explosives and they will be one of the bigger beneficiaries. Second will be Bharat Forge. The company has reported good results yesterday. First major profit growth in last 6 quarters, और हमें लगता है on a low base effect they will be in a position to deliver superior operational performance. और अगर डिफेंस साथ में आ जाता है तो that is a big kicker as far as this company is concerned. And third will be Dynamatic Technology, which again demonstrates phenomenal capability and holds good long-term potential. There are other companies also which will be active in this place, L&T or Mahindra and Mahindra, but we should not forget that they have got the other portfolio which is very big. तो जो डिफेंस का इम्पैक्ट आएगा उसके बैलेंस शीट पे, that may not be very material. चलिए, तो इन तमाम डिफेंस स्टॉक्स पे जिसमें विवेक जी ने अभी सलाह दी है उस पर आप नजर रख के चल सकते हैं. लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन की तैयारी करते हैं. कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपके रडार पर रहने चाहिए, जहां पर अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस पॉजिटिव हैं. वो रिसर्च लेकर पूजा मेरी सहयोगी से मेरे साथ मौजूद है. पूजा, बताएं आज की ट्रेडिंग कॉल्स कौन सी हैं? जी, एक कॉल में बिकवाली की राय है फार्मा स्पेस से, लेकिन बाकी सभी कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय आ रही है. IDBI कैपिटल के पहले रिकमेंडेशंस ले लेते हैं. इन्होंने साइंट में खरीदारी करने की राय दी है. कल कमजोरी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था, लेकिन आज 5% की तेजी स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 519 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं. स्टॉप लॉस लगाइए 497 का. अगले कॉल में इन्होंने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की राय दी है 598 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस ये 579 का सुझा रहे हैं. अब बोनांजा पोर्टफोलियो के कुछ रिकमेंडेशंस ले लेते हैं. इन्होंने ITC में खरीदारी करने की राय दी है. कल नतीजे भी हैं कंपनी के. उसके पहले तेजी देखने को मिल सकती है. 306 तक के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है. स्टॉप लॉस होगा 295 का. और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर बिकवाली करने की राय आ रही है. 2540 के टारगेट के लिए यहाँ पर सेल कॉल दी जा रही है और स्टॉप लॉस होगा 2555 का. इन्वेस्टर पॉइंट्स के अब कुछ कॉल्स लेते हैं. इन्होंने भारत फोर्ज में खरीदारी करने की राय दी है. कल नतीजे आए थे. आज स्टॉक में तेजी देखने की उम्मीद है. करीब 2 से 3% की तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है. 1110 के टारगेट के लिए यहाँ पर ये खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं और स्टॉप लॉस होगा 1077 का. और अगला जो बाई कॉल है इनका कैस्ट्रॉल में है. यहाँ पर इनका मानना है कि इंट्राडे में 426 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. चॉइस ब्रोकिंग ने ग्रुप फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है 415 के टारगेट के लिए. स्टॉप लॉस होगा 390 का. और अगले कॉल में इन्होंने महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव्स में खरीदारी करने की राय दी है. 252 के लेवल्स टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं. स्टॉप लॉस लगाइए 235 का. आखिर में लोकेश ऊपर के कुछ रिकमेंडेशंस ले लेते हैं. इन्होंने महिंद्रा में खरीदारी करने की राय दी है. 1330 तक के लेवल्स इनका मानना है कि इंट्राडे में ही देखने को मिल सकते हैं. स्टॉप लॉस ये सुझा रहे हैं 1295 का. और आखिरी कॉल में भी खरीदारी करने की राय आ रही है इनकी तरफ से रिलायंस इंफ्रा में. यहाँ पर इनका मानना है कि 515 के लेवल्स आज इंट्राडे में देखने की उम्मीद है. स्टॉप लॉस होगा 480 का. ठीक है, शुक्रिया पूजा आपका. अगले 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे कॉल्स की हम बात करेंगे. 10 ट्रेड्स आपको अभी पूजा ने बताए हैं, 2 डेज ट्रेड ही बताएंगे. लेकिन हम आशीष के 2 स्टॉक्स भी जान लेते हैं. आशीष, आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कौन से 2 स्टॉक्स पिक किए हैं? 2 स्टॉक जो मेरे रडार पर है उसमें से पहला है MB इंडस्ट्रीज. कल एक अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट इसने दिया है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है. इसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 179.5 का. और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है 197 का. ये आज के या अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में लक्ष्य हासिल होने की संभावना है. दूसरा जो स्टॉक है मेरे रडार पर वो है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज. ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता हुआ नजर आ रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन को. स्टॉप लॉस 818 का होना चाहिए और लक्ष्य जो है वो है 853 का. चलिए, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कल के सत्र में काफ़ी स्ट्रांगली हलचल बनती हुई नजर आई थी. उस पे निचले स्तरों से ऑयल एंड गैस स्पेस यानी कि OMC स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रहे थे. BPCL और IOC दोनों ही स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव था. इनफैक्ट सुनील, ये स्पेस लग कैसा रहा है, क्योंकि अब वेना में जो ओपेक की बैठक है वो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस स्पेस पे असर डालेगी. आज के सत्र में जो भी यहाँ पर अनाउंसमेंट्स निकल के आएंगी, लेकिन ओवरऑल बहुत स्ट्रांगली बिकवाली पहले ही हो चुकी है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे. एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आपका व्यू, और अपस्ट्रीम कंपनियों में कोई एक स्टॉक चुनना हो तो किसके साथ जाना चाहिए अभी?
सी देखिए, कंडीशन ऐसी है कि एज ऑफ नाउ आप अगर देखेंगे तो ऑयल प्राइसेस जो लास्ट क्वार्टर में करीबन थोड़ा नीचे आए थे, और उसके अलावा ग्रॉस मार्जिन रिफाइनरी है वो भी अंडर प्रेशर था, और जो ग्रॉस मार्जिन रिफाइनरी GRM है वो अभी भी थोड़ा प्रेशर में ही है। तो करंट लेवल पे फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव हमें अट्रैक्टिव नहीं लगता, बट लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन पे लेना चाहे तो मुझे लगता है चेन्नई पेट्रो लुक्स क्वाइट गुड, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ठीक है, अब एक और शेयर देख लेते हैं जो हर रोज हम आपको बताते हैं टुडेज ट्रेड के तौर पर। रुक कर लेते हैं इस सेगमेंट का। आज का टुडेज ट्रेड का स्टॉक जान लेते हैं। रजत से बताइए, रजत कौन सा शेयर है? एक स्पेस क्लोजली वॉच कर रहा था कल मैं लेटर हाफ में, वो था NBFC स्पेस, माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, तमाम स्टॉक्स पे, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस स्पेस हो, कुछ खरीदारी इमर्ज हो रही थी। सैटिन क्रेडिट केयर मैंने चुना है। देखिए 2 स्टॉक्स हैं वैसे तो, भारत फाइनेंशियल और सैटिन क्रेडिट केयर, जिसमें आप नजर रख के चल सकते हैं। सैटिन क्रेडिट केयर प्रोमिनेंटली इसलिए क्योंकि जो 300 का जो लेवल है ना, ये बार बार अगर इस स्टॉक पे अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इसी लेवल से काफी स्ट्रांगली बाउंस देता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। आज के सत्र में सिर्फ 310 का एक स्टॉप लॉस रखना है, और निचले स्तरों से अगर खरीदारी बढ़ी तो इसमें 328 से 330 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। काफी ज्यादा बिकवाली ऑलरेडी पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है और अब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक। NBFC और माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स में कुछ खरीदारी इस समय देखने को मिल रही है। Q4 नतीजे बेहतर रहने का अनुमान है, मार्जिन में 3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और मजबूत मार्जिन ऑलरेडी कंपनी अपने सेक्टर में होल्ड कर रही है। अब कैश EPS बहुत स्ट्रांग है, लगभग 20 रुपए प्रति शेयर की कैश EPS है। हाल ही में ADB को शेयर जारी करके रकम भी जुटाई थी, और बीते कुछ दिनों में एक बहुत स्ट्रांगली बिकवाली है, तो ओवरसोल्ड जोन से पलटा कल के सत्र में। देखिए कल बाजार टूट रहा था, लेकिन ये दिन के उच्चतम स्तर के बेहद करीब पहुंचता हुआ नजर आया, तो इसमें नजर रखी जा सकती है। और डिलीवरी आधारित बाइंग भी हुई है 3 सत्रों में, लगभग 53% के आसपास के डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम्स रजिस्टर हुए हैं। आज के लिए टारगेट रखे 330 का, स्टॉप लॉस 310 का सैटिन क्रेडिट केयर पे। तो आज का टुडे ट्रेड है सैटिन क्रेडिट केयर, 330 के टारगेट, 310 का स्टॉप लॉस। तो ये स्टॉक तो आज मजबूत हो ही सकता है, लेकिन जैसे रजत ने कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो आज चल सकते हैं। भारत फाइनेंशियल एक और स्टॉक है जिस पर आप फोकस करिए, क्योंकि एक तो ये F&O बैन से आज बाहर हो रहा है तो इसलिए एक्टिव हो सकता है, और दूसरा ये कि आज क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें इन्होंने 800 के टारगेट दिए हैं, प्रीवियस टारगेट से इंप्रूव टारगेट्स हैं ये। और 2 बातें उन्होंने इंपॉर्टेंट कही है, एक तो ये कि इस क्वार्टर की जो प्रोविजनिंग रही है या फिर अगले 4 क्वार्टर्स को लेकर जो प्रोविजनिंग मॉडल है वो इस प्राइस पर फैक्टर्ड इन है, और साथ ही उन्होंने ये बात भी कही है कि बाकी कंपनियों के मुकाबले अभी भी फार प्लेस्ड है विद रिगार्ड्स टू बिजनेस मॉडल। मिस्टर महाजन, सैटिन क्रेडिट केयर और भारत फाइनेंशियल दोनों पर आपकी राय चाहिए। देखिए, अगर आप मुझसे बिफोर डिमोनेटाइजेशन बात करते तो सैटिन केयर वाज माय top or favorite pick at that point of time. The company was doing phenomenally well, and we thought the company is going to go places. Post demonetization, things have changed significantly. जो companies हैं, they are still to address this NPA issue, which remains slightly on a elevated side. Not only that, काफी जगह पे जहाँ पर स्टेट इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर अगेन सम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से देयर इज नो क्लैरिटी ऑन हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू गो ओवर देयर. Not only that, yes, on the positive side, this year, in case we are talking about a normal monsoon, that should be positive from the stock perspective. Satin has corrected big time. Yes, trading at an attractive level. Not only that, the promoters and some foreign investors had put money in the company in some 2 or 3 months back at some 450 or 500 rupees. I am not sure about the exact price. Stock is quoting at a significant discount on that. Company is also talking about going into housing finance space, wherein they have sought a license from NHB. तो नेट यस, ये लेवल से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं होगा, अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है, मे बी कैन गो बाई 25-30%. ओनली थिंग इज रिस्क इज देयर, सो जहाँ भी जो भी काम करें वो स्टॉप लॉस के साथ काम करें. चलिए, आशीष चतुर्मोता साहब भी इससे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और क्योंकि वायदा एक्सपायरी बेहद अहम ट्रिगर है मार्केट्स के लिए, तो जानना जरूरी हो जाता है कि मार्केट्स किस रेंज में कामकाज करेंगे और अब गोइंग फॉरवर्ड F&O से क्या संकेत निकल के आ रहे हैं. आशीष जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए. सबसे पहले तो जो रोल ओवर फिगर्स में चेक कर रहा था 55% के, निफ्टी बैंक में 40% के हैं, ये आपको ठीक लग रहे हैं क्या, या फिर ये समझ लें कि इस समय ट्रेडर्स के मन में इनडिसीजन है, ना तो वो शॉर्ट्स डेवलप कर रहे हैं नेक्स्ट सीरीज के लिए और ना लॉन्ग की तरफ जा रहे हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने कि एक इनडिसीजन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिड कैप्स के अंदर में एक ज़बरदस्त दबाव बना हुआ है, जहां पर पे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं भी वो फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इंडेक्स के तरफ से हमें इस तरह का एक सेलिंग का माहौल अभी तक देखने को नहीं मिला। इंडेक्स जो है वो काफ़ी स्टेबल खड़ा हुआ है, डिस्पाइट एक जो इंटरनल मार्केट के अंदर में जो है वो वीकनेस बनी हुई है, स्टॉक्स के अंदर में काफ़ी गिरावट है, तो जिसके चलते एक इनडिसीजन का माहौल है कि कहीं ऐसी प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं है जो मिड कैप के अंदर में आ रही है, और कहीं ना कहीं बाजार की स्टेबिलिटी लार्ज कैप्स की एक स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है, तो उसको देखते मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनडिसीजन है। बट डेफिनेटली एक चीज की क्लैरिटी है कि कहीं ना कहीं पुट राइटिंग जो है वो 9200 9300 पे बनी हुई है, और 9500 पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि बाजार जो है वो रेंज बाउंड लगता है, कोई बड़ी गिरावट के संकेत अभी तक के बाजार में नहीं आ रहे, तो मे भी मुझे लगता है शायद 9300 से 9280 तक की डिप देखने को मिले, और उन लेवल्स के आसपास बाजार के अंदर एक स्टेबिलिटी आते हुए हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है, लेकिन जहां पर गिरावट हुई है उन स्टॉक्स पर भी आशीष आपसे कमेंट लेंगे, जैसे कि पीएसयू बैंक्स और फार्मा शेयर्स। लेकिन उससे पहले अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। आज 4 बड़े नंबर्स आने हैं, अशोक लेलैंड, बॉश, सिप्ला और आईओसी। स्पेसिफिकली बॉश और अशोक लेलैंड को लेकर प्रोजेक्शंस क्या है, ये अंचल से समझ लेते हैं। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। बॉश की सबसे पहले बात करें तो पॉजिटिव नंबर रहने की उम्मीद है, हालांकि रेवेन्यूज पे करीब ½ % का डेंट आ सकता है। उसका प्राइमा फेसी एक ही कारण है, BS4 लागू होने की वजह से कहीं ना कहीं जो सेल्स है वो थोड़ा प्रेशर में रह सकती हैं। लेकिन वहीं अगर आप एबिटा की बात करें, जो 4% का डिप आ रहा है वो वन ऑफ डिप है। एज सच कंपनी की परफॉर्मेंस पे उतना प्रेशर नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ, क्योंकि एक तरफ मेटल प्राइसेस रिवाइव हुए तो उसका इम्पैक्ट के तौर पर रॉ मटेरियल कॉस्ट पे आ रहा है जो बढ़ रही हैं। दूसरी ओर कंपनी की जो एम्प्लॉय सैलरीज हैं वो कम हुई हैं, उसका फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ मार्जिन थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही साथ अदर एक्सपेंसेस घटे हैं। इसीलिए अगर आप एबिटा मार्जिन्स को देखें तो बहुत फ्लैटिश टू नेगेटिव नोट पे ही हैं। 21.5% से घट के 21.2% पे रहने का अनुमान है। 30 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है महज। बॉटम लाइन की जहाँ तक बात है तो वहाँ मुनाफा बढ़ता हुआ दिखेगा। 9% बढ़ने का अनुमान है। 400-410 करोड़ के आसपास कंपनी मुनाफा पोस्ट कर सकती है। जो अदर इनकम का स्लग है वो करीब 20% बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है। नंबर्स में नजर रखिएगा, रॉयल्टी पेमेंट इस बारी कंपनी क्या करती है और किस बेसिस पे करती है। नॉर्मली 1.5% ऑफ सेल्स कंपनी रॉयल्टी पेमेंट करती है। अगर वो कैलकुलेशन चेंज होगी तो ओवरऑल नंबर्स पे प्रेशर बढ़ता हुआ दिख सकेगा। अशोक लेलैंड की जहाँ तक बात रही, अशोक लेलैंड के केस में नंबर्स को पहले तो एडजस्टेड आधार में मुनाफे को कंपेयर करिएगा। पिछले साल इसी क्वार्टर में एक वन टाइम गेन था। रेवेन्यूज़ की जहाँ तक बात रही, 9% बढ़ने का अनुमान है। कुल वॉल्यूम्स 8% बढ़ सकते हैं। वहीं रियलाइजेशन में भी 1% की मजबूती का अनुमान लगाया जा रहा है। BS3 एक क्रिटिकल पॉइंट रहेगा कंपनी के लिए। BS3 बैन होने की वजह से करीब 10,000 गाड़ियाँ हैं, 10,000 व्हीकल्स हैं जिन पर इम्पैक्ट आएगा। लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट ने खुद कहा है उनका जो कन्वर्जन कॉस्ट है BS3 टू BS4 वन ऑफ द लोएस्ट रहेगा, करीब 20,000 रुपये पर कार का। अगर ये आंकड़ा इससे एस्केलेट करेगा तो ओवरऑल नंबर्स पे प्रेशर डालता हुआ दिखेगा। पिछले साल जैसा कि मैंने कहा था, वन टाइम गेन है 390 करोड़ का, जिसकी वजह से मुनाफा आपको 770 करोड़ का दिख रहा है। अगर आप एडजस्ट करके देखेंगे तो कंपनी का मुनाफा करीब 15% बढ़ने का अनुमान है। 400-450 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस बार कंपनी पोस्ट करती हुई दिखेगी। जी, शुक्रिया अंचल आपका। तो अंचल ने बॉश और साथ ही अशोक लेलैंड दोनों के ही अर्निंग्स प्रीव्यू समझाए हैं। लेकिन सुनील, आपके कमेंट्स एक तो अशोक लेलैंड पर चाहिए। इसके अर्निंग्स अभी आए नहीं है और काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है नी लेवल्स के आसपास। और ऑटो स्पेस के एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स, अगेन एक कंसोलिडेटेड स्टॉक था। नंबर्स है, नंबर्स के बाद कल ये शेयर चला। ये दोनों पर क्या व्यू है, क्योंकि नंबर्स इन दोनों स्टॉक्स में भी वो तेजी दिखी नहीं है जो हमने मारुति या फिर आयशर में देखी है। अगर अशोक लेलैंड का देखेंगे तो ये प्योर प्ले CV प्लेयर है, और CV साइकिल फॉर एटलीस्ट नियर टर्म, एटलीस्ट फॉर 1 क्वार्टर, और ये समझिए 2 क्वार्टर थोड़ा वीक रहेगा। सो नियर टर्म में हमें लग रहा है कि अशोक लेलैंड साइडवे रह सकता है। बट अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है 1 साल या 1.5 साल के लिए, तो मुझे लगता है कि करंट प्राइसेस या यहाँ से मे बी अराउंड 75 के लेवल के आसपास इट्स एन अट्रैक्टिव बाय, बट विथ एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ 1 ईयर। नियर टर्म में मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। वेरेज अगर आप दूसरी तरफ टाटा मोटर देखेंगे तो इट्स मोर ऑफ इंटरनेशनल कार प्ले ऑफ JLR देन अ CV प्ले। तो उसने इस बार के रिजल्ट्स जो एक्सपेक्टेशन थी उससे अलग दिखाए। नो डाउट जो फॉरेक्स लॉस लास्ट ईयर था वो कंटिन्यू रहा, बट सेल्स साइड में उन्हें काफ़ी उसका फ़ायदा भी मिला। तो ओवरऑल उसके कारण रिजल्ट इम्प्रूवमेंट आते दिखाई दिए, और आगे की गाइडेंस भी जिस तरीके से दिया है मुझे लगता है कि आउटलुक यहाँ से अभी टाटा मोटर के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आउटलुक टाटा मोटर्स पर पॉजिटिव रहेगा। कल टाटा मोटर्स DVR दोनों ही स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर ही बंद